आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, पूछेंगे तो पता चलेगा 1-1 लीटर वो भैंस का दूध या गाय का दूध पी रहा तो आजकल जैसे ज़्यादातर केसेस में देखा जा रहा है कि जो माँ है अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला रही है। कुछ सही बात है। बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं। है। बायोलॉजिकल रीजंस कुछ नहीं होते किरण, मैं तो नहीं मानती। आज की जो हमारी खास मेहमान है वो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋतु रेखोलिया मैम। किसी माँ ने अगर बच्चा 9 महीने पेट में रखा है, उसको दूध ना हो, कभी नहीं होता। कभी कभी ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें लैचिंग नहीं हो पाती, परंतु माँ को दूध नहीं हो रहा ये मैं मान ही नहीं सकती। सबसे ज़्यादा मानसून के टाइम पे बीमारी जो फैलती है या बच्चों को होती है कहूँ, वो कौन सी होती है और क्यों होती है? डायरिया बहुत बढ़ जाता है, फिर पानी से फैलने वाली और बीमारियाँ जैसे कि पीलिया या हेपेटाइटिस और टाइफाइड, तो इनकी संख्या अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे जिसको पीलिया होता है वो परहेज क्या करता है? तो मैंने देखा कहीं कहीं पर परहेज होता है, हल्दी का परहेज करते हैं, पर एक्चुअली पीलिया और हल्दी कलर ज़रूर येलो है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो कहते हैं नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया। काफ़ी बार माला पहनाते झाड़ फूक करते हैं, तो इस चक्कर में जो उनको हॉस्पिटल आने का जो टाइम जाता है, टाइम निकल जाता है, तो कभी कभी वो बहुत भारी पड़ जाता है। कभी कभी बच्चों का प्यार भी उस तरफ लेके चला जाता है। वो बात हमें समझ में आती है, पर उसकी वजह से जो टाइम निकल जाता है या फिर कुछ बच्चे जो सीरियस होते हैं उसमें फिर मलाल रह जाता है। एक आदत जो बच्चों की सेहत खराब कर रही है आजकल, स्क्रीन टाइम। आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो बच्चे को अपना दोस्त मानते हैं, पेरेंट नहीं। उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है? आपने उसकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं मानी। आज आपने लौकी के बदले अगर मैगी खिला दिया तो बच्चा हर बार यही करेगा। लेकिन आजकल के बच्चे बाहर का खाना खाए बिना रह नहीं सकते। बच्चों में फूड फैड्स हैं, उनको चाउमीन, मोमो, बहुत सारा, आप कोको कोला, फ्रूटी, पेप्सी पी रहे हैं, और ये रेडीमेड फूड, कोई भी चीज़ जो आपको रेडीमेड मिल रही है, पैकेट में तैयार मिल रही है, तो वो आप मत खाओ। आप बच्चे के मित्र नहीं हैं, आप माता पिता हैं, ये याद रखना है। हर जिद पूरी करनी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में और मैं हूँ आपके साथ किरण। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना ही पॉलिटिकल होने वाला है और ना ही एंटरटेनमेंट होने वाला है, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी होती है हेल्थ, उसके बारे में होने वाला है। और आज की जो हमारी खास मेहमान है वो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋतु रेखोलिया मैम। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू किरण, बुलवाने के लिए तुम्हारे न्यूज़ 31 प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो जैसे बड़ों को बीमारी होती है और बच्चों को बीमारी होती है, तो हैंडल करना कितना टफ पड़ जाता है? क्योंकि बड़े लोग इजीली बता पाते हैं लेकिन बच्चों को समझना बहुत टफ होता है। सही बात है किरण, बच्चों को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी बार माँ बाप को भी पूरे लक्षण समझ में नहीं आते। दूसरा, बड़े इंसान को क्या है, जैसे आप दवाई खिलाना चाहें, उसको पता है मुझे ठीक होना है, दवाई खिलाना उन्हें आसान है। बच्चों में दवाई खिलाना बिल्कुल टेस्ट है, टेक्सचर है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। तो छोटी सी बीमारी बच्चों में कब भयानक रूप ले लेगी पता ही नहीं चलता। तो काफ़ी बार माँ बाप आते कहते डॉक्टर साहब कल शाम तक बच्चा ठीक था, 3 उल्टी है, बच्चा सीरियस हो गया। तो बच्चे सीरियस भी जल्दी होते हैं, उनको ठीक करना मुश्किल है, लक्षण नहीं बता पाते, तो बच्चों का ट्रीटमेंट बड़ों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। परंतु ये है, जितने सीरियस बच्चे ठीक होते हैं उतने बड़े सीरियस ठीक नहीं होते। तो ऊपर वाले ने ये भी कृपा की है कि बच्चे बहुत सीरियस होकर भी बहुत नॉर्मल ज़िंदगी में आते हैं। जैसे देखा जाता है बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, मौसम बदले या कैसे, अभी आप देखेंगे बस बच्चा हंसता खेलता हुआ है, थोड़ी देर में वो बीमार पड़ जाता है। तो जैसे पेरेंट्स हैं आजकल, जो न्यू पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा पता नहीं होता है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि बच्चों में हम लोग ये चाहते हैं कि आप साफ़ सफाई रखें, टीकाकरण करवाएं, और छोटे बच्चों में जैसे हम कहते हैं कम से कम 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, और उसके बाद भी माँ का दूध शुरू रखें और ताज़ा बैलेंस्ड डाइट दें। अगर आपका बच्चे का खाना स्वच्छ है, बैलेंस्ड है, तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और आपको कुछ भी अनयूजुअल लगे, बच्चे खाना कम खा रहा है, फीवर, उल्टी, आपको कोई भी चीज़ अनयूजुअल लगे, तो आपने ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इस एज में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम प्रिवेंटिव थेरेपी भी होती हैं। और ज़रूर अपने डॉक्टर को 3 से 6 महीने में, उससे फ्रीक्वेंटली नहीं भी जाते तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मेरे बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट ठीक है कि नहीं है। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है, अच्छी ग्रोथ है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, दिमागी क्षमता भी अच्छी होती है, और बच्चा बहुत अच्छा बीमारी से निकल के आता है। तो बीच बीच में दिखाते रहें, बैलेंस डाइट दें, माँ का दूध दें, टीकाकरण कराएं, काफ़ी हद तक ये आपके बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे आपने कहा माँ का दूध, तो आजकल जैसे ज़्यादातर केसेस में देखा जा रहा है कि जो माँ है
अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला रही है, कुछ सही बात है। बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं। बायोलॉजिकल रीजंस कुछ नहीं होते किरण, मैं तो नहीं मानती। कभी आप देखिए, कभी आपने किसी गाय के बच्चे को भैंस का दूध पीते देखा है, किसी और बकरी के बच्चे? कभी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे डिलीवरी होती है ना तुरंत, तो उसके बाद एडवाइस दे देते हैं कि मैं ये बस ये बता रही हूँ, इसमें क्या है, माँ का कॉन्फिडेंस है और बाकी के लोगों की एडवाइस है। किसी माँ ने अगर बच्चा 9 महीने पेट में रखा है, उसको दूध ना हो, कभी नहीं होता। चाहे वो पतली हो, चाहे मोटी हो, चाहे छोटी हो, हर माँ को अपने बच्चे के लायक दूध होता है। प्रॉब्लम आती है कॉन्फिडेंस की, और साथ में हम सपोर्ट सिस्टम नहीं बना पाते। बच्चा रोया तो आपने तुरंत कह दिया नहीं, माँ को दूध कम हो रहा है, आपने ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दिया। वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और माँ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है बच्चे को लगाने में। काफ़ी बच्चे, माँ की छाती का निप्पल मोटा है या बच्चे का मुंह छोटा है, कभी कभी ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें लैचिंग नहीं हो पाती, परंतु माँ को दूध नहीं हो रहा, ये मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लायक दूध बनाती है, प्रोवाइडेड हम उसको उतना सपोर्ट सिस्टम दे सकें। तो क्योंकि कभी आप किसी भी जानवर का देखें, बॉडी ही ऐसे बनी हुई है। तो प्रोवाइडेड हमें सपोर्ट सिस्टम देना होता है। आपको माँ को छाती से लगवाना होता है। बच्चे ने छाती से दूध चूस लिया तो माँ को दूध होगा, और हमें माँ को सपोर्ट करना होता है, उसको प्रॉपर खाना, माँ को अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होता है। और हर माँ अपने बच्चे के लायक दूध ज़रूर बनाती है, और वही एकमात्र चीज़ है जो बच्चे को आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक तो स्वस्थ रखता ही है, पर लाइफ लॉन्ग आपके बच्चे की दिमागी ग्रोथ के लिए डायबिटीज़, ऑटो इम्यून बीमारियों से बचाता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस तो इतनी ज़्यादा है ज़िंदगी भर के लिए कि कोई भी पीडियाट्रिशियन से आप पूछेंगे कि माँ को दूध नहीं होता, तो हम ये मान ही नहीं सकते। मैंने नहीं देखा अभी कभी भी ऐसा ना होते हुए। जैसे अब मॉनसून चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां बढ़ती है, चाहे बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, सब में ही बढ़ती है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा मॉनसून के टाइम पे बीमारी जो फैलती है या बच्चों को होती है कहूँ, वो कौन सी होती है और क्यों होती है? तो देखिए, आजकल जो मतलब इस मौसम में हम देखते हैं, एक तो डायरिया बहुत बढ़ जाता है। फिर पानी से फैलने वाली और बीमारियां जैसे कि पीलिया या हेपेटाइटिस और टाइफाइड, तो इनकी संख्या अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस बारे में थोड़ा सा मतलब अगर माँ बाप को पता हो तो काफ़ी हद तक हम बच्चे को सीरियस होने से बचा भी सकते हैं। बीमारी होने पर वो क्या चीज़ें करें, उसको हम कुछ हद तक उसके मतलब अगर माँ बाप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान दें तो उससे कुछ हद तक बचा भी जा सकता है। और टाइम पर लाएं तो कम से कम बच्चा सीरियस ना हो, उसका इलाज ठीक तरीके से हो सकता है। तो यूजुअली पानी से फैलने वाली मतलब हम देखते हैं डायरिया है, डिसेंट्री है, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आपने पीलिया की बात करी, तो अगर मैं जानना चाहूँ पीलिया के सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, और अगर पेरेंट्स को पता करना हो तो कैसे पता चलेगा? जैसे पीलिया हम लोग यूजुअली कहते हैं, तो पीलिया में क्या होता है, शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है। तो हमारे आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो पीलिया जब 2 ग्राम से ज़्यादा होता है तो आँखों के सफ़ेद हिस्सा पीला होने लगता है, तो उसी को ज़्यादातर माँ बाप पीलिया बोलते हैं। एक्चुअली वही हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस भी हम मतलब आँखों के पीला वैसे 2-3 कारणों से होता है। कभी कभी आपके शरीर में रेड सेल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमारे शरीर में जो पीलिया बनता है वो खून से पीलिया बनता है। तो कभी कभी जैसे मलेरिया है या जिस पीलिया, उसमें भी ऐसा होता है। फिर ज़्यादा बड़ा कारण क्या होता है, लिवर की बीमारी, और कभी कभी पित्त की थैली में पथरी हो या उस रीजन का कैंसर हो। तो पीलिया जो है, आपका लिवर में पीलिया बन रहा है, बिलिरुबिन बन रहा है, लेकिन वो लेट्रिन के रास्ते निकल नहीं पा रहा है, तो पथरी होने में उसमें भी पीलिया हो सकता है। पर सबसे कॉमन कारण जो हम लोग इस मौसम में देखते हैं वो है लिवर की खराबी वाला पीलिया, जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस। अच्छा, तो जैसे पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट कब करें, कि मतलब उन्हें जैसे पता चलता है कि पीलिया है, तो क्या स्टेजेस होती हैं इसकी और कितने टाइप्स के होते हैं ये? जैसे हम लोग, जैसे किसी बच्चे को पीलिया होता है तो शुरुआत में हम कहते हैं कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं। तो शुरू में आंखें पीली भी दिखने लगती हैं। उससे पहले माँ बाप कहेंगे देखिए हल्का सा बुखार आ रहा है, पेट में दर्द होता है, यूजुअली राइट अपर साइड में, इस साइड में बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है। फिर भूख कम लगती है, और आप देखेंगे थकान, कमज़ोरी, उल्टियाँ, खाने को देखकर उल्टी आना, फिर पेशाब पीली होने लगती है। तो आंखें पीली दिखने से पहले ये लक्षण आते हैं। फिर हम कहते हैं प्रोफ्रैंक, जो आपकी क्लिनिकल स्टेज है हेपेटाइटिस वाली, उसमें फिर बिल्कुल पेशाब पीली होने लगती है, लेट्रिन हल्की हल्की सफ़ेद हो सकती है, भूख कम लगती है, आंखें फिर पीली दिखने लगती हैं, और फिर पीलिया अगर बढ़ा तो हाथ और पाँव में भी पीला रंग आने लगता है। और उसमें फिर यूजुअली अगर उस स्टेज में आपने ट्रीटमेंट कराया, बच्चा ठीक होने लगा, फिर स्टेज ऑफ कन्वालेसेंस आती है, मतलब रिकवरी वाली स्टेज। उसमें धीरे धीरे पीलिया कम होने लगता है और फिर भूख खुलने लगती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे लेट्रिन का कलर भी येलो होने लगता है, पेशाब कम पीली होने लगती है।
तो डिपेंड्स आपके पास बच्चा कौन सी स्टेज में आया। अगर शुरुआत में आया तो सिर्फ बुखार रहेगा, उल्टी रहेगी, भूख नहीं लग रही है, और फिर बाद में अलग स्टेजेस होती हैं। अब अगर जैसे बाद में पता चलता है पेरेंट्स को, अगर मैं बात करूँ जैसे पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं रहते हैं या अनअवेयर हैं, बाद में पता चल रहा है, तब क्या प्रोसेस रहती है? तो उसमें देखिए यूजुअली पीलिया सेल्फ लिमिटिंग होता है। ज़्यादातर जो हम देखते हैं पीलिया हमारे वहाँ होता है हेपेटाइटिस A-E-B-C, जैसे ABCD कहते हैं उसी तरीके से पीलिया भी होता है। तो उसमें A और E वाला पीलिया बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये फैलता है दूषित पानी से, दूषित खाने से। अच्छा। तो इसमें बच्चों में ज़्यादातर क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग है। हम लोग एज इट इज़ एलोपैथी में इसका कुछ किसी भी बीमारी में इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। तो इसमें हम कॉम्प्लिकेशन बच्चे को बचाते हैं। तो कुछ दिन होता है, फिर बढ़ता है, फिर ठीक हो जाता है। जिस बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है उसी को हम इलाज करते हैं और ज़्यादातर बच्चे से रिकवर करते हैं। और B और C जो होता है वो होता है ब्लड से फैलने वाला पीलिया। तो कभी आपने ब्लड लगाया हो या डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ की हो, आजकल हम देखते हैं IV ड्रग अब्यूज़ है। एडोलसेंट एज ग्रुप में कुछ बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसमें आपने इंजेक्शन शेयर किया हो किसी से, या ब्लड लगाया हो, इंजेक्शन आपने डिस्पोजेबल कहीं पर छोटी मोटे बंगाली डॉक्टर के वहाँ इंजेक्शन लियो, तो पीलिया ये वाला पीलिया फैलता है। अदरवाइज बच्चों में कॉमनली A और E होता है। तो उसमें अगर आपने दूषित खाना खाया हो तो होता है, ज़्यादातर बच्चे ठीक होते हैं। पर सीरियस अगर हो रहा है बच्चा, जैसे सुस्त होने लग गया या फिर कहीं से खून निकलने लग गया, हाथ पाँव में सूजन आने लग गई, बच्चा बेहोश हो रहा है, तो ये हम गंभीर लक्षण मानते हैं। मतलब लिवर खराब हो रहा है और पीलिया दिमाग में चढ़ रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे रिकवर कर जाएंगे, 70-80% आपके ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट के रिकवर करेंगे। और कुछ बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आने लगेगी। तो जिनमें कॉम्प्लिकेशन आने लगेगी वो कहेंगे डॉक्टर साहब उल्टी कर रहा है और बच्चे को खाना कुछ भी नहीं पच रहा है, पेशाब कम हो रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बेहोश हो रहा है, या लैट्रिन में उल्टी में खून जाने लग रहा है, या सूजन आ रही है शरीर में। तो ये लक्षण हम लोग खतरनाक मानते हैं। तो फिर लेट होने पर ये लक्षण आते हैं। फिर उस स्टेज में हर बच्चे को आप नहीं बचा पाते। जिसका पीलिया स्टेज 1 या स्टेज 2 में होता है वो उसमें भी बच जाते हैं, लेकिन लेट स्टेज में फिर लिवर बदलने वाली स्टेज आती है। तो इसलिए यूजुअली पीलिया में थोड़ा जल्दी दिखाना, मतलब पीलिया में मोस्टली लिवर ज़्यादा ख़राब रहता है। तो उसमें मतलब जल्दी स्टेज में पता चले तो काफ़ी हद तक आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसके लिए वही है कि आप अलर्ट रहें और दिक्कत होने पर दिखा लें थोड़ा सा जल्दी। अच्छा, इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह या ब्लड टेस्ट के क्या फ़ायदे होते हैं और कब कराने चाहिए? इसमें क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको बताया, देखिए A और E ज़्यादा होता है और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। बस हमें देखना है कि कब तक बढ़ रहा है, और उतना तो नहीं है कि लिवर ख़राब होने लगे। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे बिलीरूबिन है, SGPT हमें बताता है कितना है। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बताता है कि क्या इतना ख़राब हो रहा है कि लिवर ख़राब पूरे तरीके से ख़राब हो सकता है। तो और दूसरा पीलिया क्यों हुआ, तो कितना है जानने के लिए भी कुछ बेसिक टेस्ट देखने होते हैं, और फिर क्यों हुआ। तो A और E वाला पीलिया जो होता है वो एक बार हुआ फिर ठीक होगा, फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो उसमें हम बहुत चिंता नहीं करते। हम लोग बस ये देखते हैं कि पीलिया होके कम होने लग गया क्या। अगर कम होने लग गया तो फिर बच्चा हमें पता है रिकवर कर जाएगा। और B और C अगर है तो वो आपके शरीर में रह सकता है। तो उसमें हमें बार बार चेक कराना पड़ता है, और वो 6 महीने के बाद अगर रह गया तो फिर आपका लिवर वो ख़राब कर सकता है। उसमें फिर कैंसर होने के भी डर रहते हैं। तो फिर अगर कौन सा पीलिया A और E है तो हमें सिर्फ कुछ दिन के लिए देखना है, और अगर पीलिया B और C है तो कम से कम 6 महीने हम फॉलो करेंगे। 6 महीने में अगर पीलिया की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई तो आपने रिकवर कर लिया, और 6 महीने के बाद भी अगर आपके शरीर में पीलिया के लक्षण हैं, दैट मीन्स वो आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा घर कर रहा है। तो उस बच्चे के लिए कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, और उस बच्चे को हम लॉन्ग फॉलोअप में रखते हैं। नहीं तो फिर मान लीजिए आप बच्चा चाहिए अरे 5 साल का है तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसकी, और 10 साल के बाद 15 साल के बाद भी अगर लिवर ख़राब हुआ तो लिवर का रिप्लेसमेंट इतना ईजी नहीं है। तो इन बच्चों को फिर हमें रेगुलर B और C वाले बच्चों को हमें रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है। तो ब्लड टेस्ट से हमें ये जानना ज़रूरी है कि पीलिया कौन सा है, A और E है या B और C है, फिर कितना है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम से हमें ये पता चलता है कि इतना तो नहीं है कि ख़राब हो सके, या हल्का है। फिर कुछ दिन में ठीक हो गए, क्या कम होने लग गया तो फिर हम थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि चलिए 2 हफ्ता 10 दिन लगेंगे पर बच्चा रिकवर कर जाएगा। अगर लगातार बढ़ रहा है फिर उसको हम भर्ती करना चाहेंगे। तो पीलिया में ब्लड टेस्ट की तो काफ़ी ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड में लिवर बहुत अच्छे से दिख जाता है, पर यूजुअली हम लोग क्लिनिकली पेट देख के, लक्षण देख के भी हम लोग पता लगा लेते हैं। जब ज़्यादा सीरियस होता होगा तब अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत। अल्ट्रासाउंड में मतलब ज़्यादातर हमें जो हम क्लिनिकली देख पाते हैं वो पता चलता है। कभी अगर हमें डाउट हो कि पित्त की थैली में पथरी तो नहीं है, या तेज़ बुखार, पीलिया होने के बाद बुखार चले जाना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को बुखार आ रहा है तो लिवर में पस तो नहीं बन रहा है,
अगर ऐसी कभी डाउट हो तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, पर अल्ट्रासाउंड में बच्चों के लिए रेडिएशंस नहीं होते, तो बहुत सेफ जांच मानते हैं हम लोग, तो करवा ज़रूर लेते हैं, पर हर बच्चे में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। जैसे जिसको पीलिया होता है वो परहेज़ क्या करता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें जो है हम लोग, हमारे कम्युनिटी में हम लोगों के उसमें यही है कि हम लोग परहेज़ और झाड़ फूँक बहुत करते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी बार पीलिया में एपेटाइट बच्चे की कम होती है। शुरू में जब प्रोड्रोमल फेज़ है तो आप देखेंगे बच्चे को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि क्योंकि बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, तो थोड़ी थोड़ी देर में जैसे केला, सेब है, हल्के फल है, जूस है, पानी है, नींबू पानी है, ये चीज़ें बच्चा ले लेता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा बच्चा दही चीनी खा लेता है। तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ थोड़ी कम मात्रा में ही सही, बच्चा फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा खाता रहे। फिर जब बच्चा रिकवरी, मतलब जैसे प्रॉपर हेपेटाइटिस वाली स्टेज आती है, उसमें भी बच्चा थोड़ा खाना कम खाता है। तो उस दौरान हम चाहते हैं हल्का खाना हो, बाहर का खाना ना खाए बच्चा, घर में बना हुआ ताज़ा खाना, और थोड़ी थोड़ी मात्रा ही सही खाता जाए। तो और जब रिकवरी वाली स्टेज आती है तो पीला ज़रूर दिखता है बच्चा, पर उसको खूब भूख लगती है। उसमें जो नॉर्मल खाना हम लोग घर में खा रहे हैं वो खाए। तो मैंने देखा कहीं कहीं पर परहेज़ होता है, हल्दी का परहेज़ करते हैं, पर एक्चुअली पीलिया और हल्दी, कलर ज़रूर येलो है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब बॉडी पीली दिख रही है तो हल्दी को अवॉइड करने लगे। उसमें फिर आप बेस्वाद, बिल्कुल तेल घी नहीं डालते हैं, और बिना हल्दी का बिल्कुल बेस्वाद खाना अगर बच्चे को देंगे, वो वैसे ही नहीं खाएगा। तो बहुत ज़्यादा परहेज़ का रोल नहीं है। बहुत मसाले मिर्च वाला खाना बच्चा नहीं खाता तो वो उल्टी हो सकती है, तो वो हम लोग मना करते हैं। और बाहर का खाना वो हम अवॉइड करते हैं। घर के ताज़े फल, सब्जियाँ, नॉर्मल खाना वो ज़रूर देना चाहिए। इवन अंडा, मीट, मटन भी हम लोग मना नहीं करते। बस मतलब फ्रीक्वेंटली सॉफ्ट डाइट दें, तो बहुत ज़्यादा परहेज़ का रोल नहीं है इसमें। जैसे अभी आपने झाड़ फूँक की बात की, इंडियन पीपल्स हैं। एक्चुअली ये हमारी हमारी कम्युनिटी में, हमारे इसमें ये दिक्कत है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को प्यार बहुत करते हैं, पर उनको इतना विश्वास है कि इससे हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा कि इसमें बहुत टाइम निकल जाता है। तो काफ़ी बार माला पहनाते, झाड़ फूँक करते हैं, तो इस चक्कर में जो उनको हॉस्पिटल आने का जो टाइम जाता है, टाइम निकल जाता है, तो कभी कभी वो बहुत भारी पड़ जाता है, बढ़ जाती है, तो इसमें हमें लगता है कि हमें लगता है कि ज़रूर उन्होंने डॉक्टर को पहले दिखाना चाहिए, और ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, टाइम के साथ हम सबको बदलना ज़रूरी है, ताकि जो बेकार में हमारे इसमें कुछ प्रतिशत बच्चे सीरियस हो रहे हैं, इसलिए भी नहीं कि माँ बाप प्यार नहीं करते, वो बहुत अच्छा मानते हैं अपने बच्चे को, लगे रहते हैं, पर काफ़ी बार इस नासमझी की वजह से बहुत प्रेशियस टाइम निकल जाता है, तो फिर बाद में काफ़ी मलाल सा रहता है। जैसे अक्सर मैंने भी देखा है, अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो कहते हैं नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, तो उसमें टाइम वेस्ट करने लग जाता है। जब ज़्यादा सीरियस होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमारे में हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि माँ बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते, या फिर हाँ, उसके वो प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हाँ, पर उसको समझ, हमारे इसमें समझ की कमी है इसमें। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें, अब जैसे हमें चीज़ें पहले नहीं पता थी, ठीक है, अब हमें पता है इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उस हिसाब से हमने अपने आप को थोड़ा चेंज ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने बाहर के खाने की बात करी, आजकल के बच्चे, जैसे पहले का ज़माना था तो उतना नहीं खाते थे, ना बराबर खाते थे, घर का ही खाना खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बाहर का खाना खाए बिना रह नहीं सकते, तो ये कितना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आजकल आप देखिए हमारे पास 2 तबके आ रहे हैं बच्चों के। छोटे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि वो सिर्फ दूध पीते हैं और उनको चाहिए मैगी एंड बिस्किट्स। फिर यही बच्चे बाद में ओबीस आ रहे हैं, मतलब आप देखिए 10 से 14 साल के बीच में इतने मोटे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि दिन भर बैठ के उनको बिस्किट चाहिए, जूस चाहिए। और इसमें क्या होता है, वज़न ज़रूर बच्चे का बढ़ता है, क्योंकि उसमें चीनी है और मैदा है, लेकिन शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, विटामिन डी, आयरन कम है, तो शरीर में दिमाग की क्षमता कम है, थक जाते हैं जल्दी, हड्डियों में दर्द होता है, और मोटापे की वजह से शुगर और बीपी बढ़ रहा है। तो इसमें मतलब दोनों ही, अति कुपोषण मतलब कमज़ोरी और मोटापा, दोनों भी ठीक नहीं है। तो हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो आपको रेडीमेड मिल रही है, पैकेट में तैयार मिल रही है, तो वो आप मत खाओ। चाहे वो जूस हो, कितना भी कहें 100% फ्रूट फ्लेवर है, आप देखिए उसमें 100 ml में 20 ग्राम चीनी रहती है, मतलब 4 चम्मच चीनी, और चीनी में क्या है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हमें चाहिए बच्चों को आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जाना चाहिए। तो जब तक बच्चे की डाइट बैलेंस नहीं है, और बढ़ने वाले बच्चे की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, उसको प्रोटीन चाहिए बहुत सारे, अच्छा फैट चाहिए जो कि आपको नट से मिलता है ना, तिल, पहले तिल है, सोयाबीन की है, मतलब बादाम, अखरोट, इन सब में मिलता है, और हर सब्जी से, हर फल में, मौसम के हर फल, सब्जी, दूध, अंडा बच्चे को मिलना चाहिए। तो जो ये रेडीमेड फूड है उसमें सिर्फ कार्ब्स हैं और चीनी है, ये ग्रोथ के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, और इसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं बड़े बच्चों में भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही हैं, और यंग एज में हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम आ रही हैं।
तो ये चीज़ हमें बहुत जल्दी करेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे पास एक प्रॉपर एपिडेमिक होने वाली है यंग एडल्ट्स की, जिनकी दिमागी क्षमता भी कम होगी और बीमारियों का जो चीज़ पहले 40-50 साल में होती थी 20-25 साल में होने लगी। आप देखिए, पहले एक एज के बाद चश्मा लगता था, लेकिन आजकल 10-15 साल के बच्चे को स्पेक्स लग जा रहे हैं, उसकी आईसाइट वीक हो जा रही है। इसमें भी बहुत सारा डिजिटल एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन है, और हमारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उसमें बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। उस हिसाब से पेरेंट्स भी बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको काफ़ी बार लगता है कि कहाँ तक टोका जाए। तो इतना ज़्यादा कहीं तक आपको उनके साथ दोस्ती करनी है, तो कहीं तक जो उनके लिए ठीक नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा स्क्रीन, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो जब तक ये करेक्ट नहीं होंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एनीमिया पे चलते हैं। एनीमिया क्या है, कैसे होता है और पता कैसे करें इसका? देखिए, अनीमिया जो है हमारे देश में बहुत कॉमन है। तो हम लोग कहते हैं हमारे शरीर में, खून में, मतलब एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट होते हैं। तो जो लाल के रक्त कण होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है। वो हमारे शरीर में जब हम लंबी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सब शरीर के सब अंगों में ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी को हम लोग अनीमिया कहते हैं। और यूजुअली वो एज के हिसाब से हीमोग्लोबिन अलग अलग कट ऑफ होता है। छोटे बच्चों में थोड़ा कम, तो 11 ग्राम तक से कम है तो हीमोग्लोबिन अनीमिया मानते हैं। 5 साल से बड़े बच्चे में 11.5 ग्राम, और लगभग 12 साल के बड़े बच्चे के 12 ग्राम होना चाहिए, और लड़कों में 13 ग्राम। तो 12-13 ग्राम से बड़े बच्चों में और कम से कम 11-11.5 ग्राम से छोटे बच्चों में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, इसको हम अनीमिया कहते हैं। और ये इतना कॉमन है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम हम देखते हैं 40%, ये NFHS का डेटा है 2025 का, जिसे बता रहे हैं लगभग 40% बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वो अनीमिक हैं, और 5 से 10 साल तक लगभग 24, और एडोलेसेंट मतलब 10 से 19 साल की जो हमारी कह सकते हैं यंग पॉपुलेशन है, उसमें से भी 28 मतलब 1/3, 1/3 पॉपुलेशन आपकी अनीमिक है। तो अनीमिया इतना कॉमन है, तो सभी तरह आप देखिए सर्वव्यापी कह सकते हैं आप। तो इसका पता कैसे चलता है? जैसे अगर एज अ पेरेंट्स मैं कहूँ, माता पिता को कैसे पता चलेगा इसके? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब अनीमिया हल्का होता है तो उसके कोई बहुत ऑब्वियस लक्षण नहीं होते। जब तक आप कोई टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो है, जब अनीमिया ज़्यादा होता है तो फिर आपके हाथ पाँव पीले पीले सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं, चेहरा पीला पड़ने लगता है, सफ़ेद दिखने लगता है। पर जब अनीमिया हल्का होता है तो उस दौरान पहचानना बहुत ईजी नहीं होता है। उसमें बहुत हल्के से लक्षण होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन है, पढ़ाई में मन कम लगना है, भूख कम लगती है, बाल ज़्यादा झड़ते हैं, और कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, इसे हम पाइका बोलते हैं। तो बहुत हल्के लक्षण होते हैं जो बहुत आसानी से मिस हो सकते हैं। पर अनीमिया हमारे शरीर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब हीमोग्लोबिन, वो हमारे शारीरिक विकास में, देखिए आप, ऑक्सीजन ले जाता है शरीर के हर टिश्यू में, तो उसमें हमारी काम करने की क्षमता कम होती है, थकान लगती है तो है ही, पर हमारी ब्रेन के लिए हीमोग्लोबिन या आयरन बहुत ज़रूरी है। और इसकी मात्रा कम होने से बढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, आप देखेंगे कुछ लोगों की मेमोरी अच्छी नहीं होती, और मैथमेटिकल एबिलिटी, बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीडिंग एबिलिटी, ये सारी आपके अनीमिया से प्रभावित होती हैं। तो अनीमिक, जब हल्का अनीमिया भी हो तो आपके शरीर में, चलिए जब अनीमिया ज़्यादा होता है तो आप कहेंगे चलिए चलने में सांस फूल रही है, हम थक जा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती है, और आप खाना कम खाते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो व्यवहार चेंज होता है। पर उसका जो दिमाग में जो प्रभाव है वो परमानेंट होता है। मान लीजिए बढ़ने वाला बच्चा है तो उसके दिमाग में वर्किंग कैपेसिटी, उसकी मेमोरी, उसकी रीडिंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ें जो कम हुई, उसका आपने बाद में ठीक भी कर लिया, तो ये प्रभाव परमानेंट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन आपके सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, दिमागी विकास के लिए इतना ज़रूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे इसका, जैसे अगर हमें पता भी चल गया, तो इसमें अगर मैं बात करूँ, बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए और इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, तो देखिए काफ़ी हद तक इससे हम बच सकते हैं। अगर जैसे आपने कहा बैलेंस डाइट, तो हम कहते हैं 6 महीने तक तो आप बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दीजिए, और 4 या 6 महीने के बीच में, क्योंकि बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उस दौरान हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे को आप खाना दीजिए, तो उसमें बैलेंस डाइट देनी है। काफ़ी बार हमारे इसमें भ्रामक ये लोगों को ये होता है कि आपने जैसे माँ का दूध बंद किया तो हम गाय का दूध शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा है छोटे बच्चों में, वो है ज़्यादा गाय या भैंस का दूध देना, क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट कुछ भी नहीं होता है। खूब प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, तो ग्रोथ अच्छी होती है, पर आयरन बहुत कम होता है। तो हम कहते हैं किसी भी बच्चे को एक दिन में आधा लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देना है। जब आप इतना दूध नहीं देंगे तो बच्चा खाना खाएगा। और उसमें हम चाहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब थोड़े से उसमें लाल फल और लाल वाले जो येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे पपीता है, ये होना चाहिए। थोड़े से हरे फल और सब्जियां होनी चाहिए।
थोड़े से उसमें अंडा, नट्स होने चाहिए, थोड़ा गेहूँ चावल अनाज होना चाहिए, थोड़ी दालें होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट मतलब हर चीज़ जो हम लोग खाते हैं वही बच्चे की डाइट में भी होनी चाहिए। अगर आप पूरी भरपूर डाइट बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो दूध ज़्यादा देने से बच्चे का पेट भर जाता है। दूसरा, इतनी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम देने से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो दूध कभी भी किसी बच्चे को आधे लीटर से ज़्यादा नहीं देना है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, पूछेंगे तो पता चलेगा 1-1 लीटर वो भैंस का दूध या गाय का दूध पी रहा है। इतना दूध पिएगा तो भूख लगेगी नहीं। तो हम कहते हैं आप अगर आधा लीटर से ज़्यादा दूध नहीं दे रहे हैं तो बच्चा खाना खाएगा, और उसके लिए कुछ आपको सिर्फ दलिया 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 पूरे दिन में एक चीज़ नहीं बनानी है। आपने सुबह सब्जी दी है, सुबह लौकी तोरई की सब्जी दी है, तो दिन में पपीता मैश करके दे दीजिए थोड़ा सा, फिर एक अंडा दीजिए, फिर दाल। तो मतलब यही कारण होता है कि बच्चों को भूख नहीं लगती है, खाते नहीं है वो। और हमारे इसमें क्या है ना, दूध पे बहुत ज़्यादा जोर है, तो बहुत सारा दूध पिलाते हैं तो बच्चा खाना नहीं खाता। तो एक ये कॉमन कारण है। दूसरा, बड़े बच्चों में, जैसे तुमने पहले भी कहा था, बच्चों में फूड फैट्स हैं, उनको चाउमीन, मोमो, रेडीमेड फूड चाहिए, तो वो भी बैलेंस डाइट नहीं है। फल, सब्जियाँ, दूध, अंडा सब गायब है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा जानवर का जो हम गाय या भैंस का दूध देते हैं, और बड़े बच्चों में फूड फैट्स जो रेडीमेड फूड आइटम्स है, जंक फूड है बहुत सारा। आप कोको कोला, फ्रूटी, पेप्सी पी रहे हैं, और ये रेडीमेड फूड बाहर के बर्गर्स है ना, ये पूरे जंक फूड हैं, इसमें कोई कार्ब्स नहीं है। तो ये मतलब एडोलेसेंट स्टेज ग्रुप में इसकी वजह से कम है। या नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी डाइट बैलेंस न होने की वजह से हीमोग्लोबिन काफ़ी बच्चों में कम पाया जाता है। ये कॉमन कारण है। और जंक फूड तो आजकल बच्चों के लिए मस्ट नीडेड आइटम। हाँ, एक्चुअली एड्स इतने अट्रैक्टिव हैं और इतने सारे मतलब स्मार्ट से एक्टर्स खा रहे हैं, तो बच्चा इन्फ्लुएंस होता है। तो यही हमारी पेरेंट्स की रोल है। जब आप बच्चा ऐसे ऐड देख रहा हो तो उसको ये ज़रूर बताएं कि देखो बेटे ये इतना नहीं खाते, अगर इतना खाते तो ये भी बिल्कुल बर्गर जैसे ही गोल गोल होते। तो यू हैव टू टेल देम, मतलब आपकी बच्चा जो देख रहा है उसका मतलब क्या है। ऐड के थ्रू बच्चा परसुएट हो जाता है, क्योंकि जो देखता है एक्चुअल में सेलिब्रिटीज़ हैं या जो है वो तो अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, नेचुरली वो ऐसा नहीं कभी खाएंगे, तो बच्चा उनको देख के इन्फ्लुएंस हो। लेकिन बच्चों के मेंटल स्टेज में ये बैठ जाता है कि नहीं वो भी यही खाते हैं, हम भी यही खाएंगे। और हम भी ऐसा ही खाएं, तो जो कि बिल्कुल ही भ्रामक है। डायरिया बहुत एक कॉमन है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि डायरिया है क्या, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जब हम कहते हैं जब बार बार बच्चा लेटन कर रहा हो, कम से कम यूजुअली 3 से 4 बार एक दिन में ज़्यादा कर रहा हो, और उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी पानी जैसी हो, तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। और हम लोग अगर लेटन में खून या आंव जा रहा हो, आंव मतलब म्यूकस जैसे नाक के सिक्रीशंस होते हैं, तो उसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। तो डायरिया मतलब सिर्फ पानी की मात्रा ज़्यादा है, और डिसेंट्री मतलब ब्लड और म्यूकस है उसमें, तो उसको हम डिसेंट्री कहते हैं। तो ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों में वायरल इन्फेक्शन से भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है। तो ज़्यादातर बच्चों में हम देखते हैं वायरल ज़्यादा होता है बच्चों में। जैसे लूज मोशंस वगैरह होते हैं, वो क्यों होते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। जैसे कई बार ये देखा जाता है कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक ठीक नहीं होते हैं, और ये बॉडी वीकनेस भी इससे होती है। हाँ, तो इसमें एक्चुअली डायरिया में जैसे एक तो लेटन ज़्यादा होती है, तो उस दौरान हम लोग देखते हैं बहुत सारा पानी बच्चे के शरीर से निकल जाता है, और सोडियम और पोटेशियम की भी काफ़ी निकलता है। तो डायरिया में हम लोग डायरिया से कहीं ज़्यादा डरते हैं डिहाइड्रेशन से, जो बच्चे के शरीर में पानी की कमी होती है। तो जैसे ही बच्चे के शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो शुरू में बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, थोड़ी पेशाब कम करने लगता है, आंखें अंदर को जाने लगती हैं। उसके बाद अगर आपने तुरंत ORS है या फिर ड्रिप लगाना है या पानी प्रचुर मात्रा में दिया, तो बच्चा रिकवर कर जाता है। अगर हमने नहीं किया तो पानी शरीर से और निकल गया, तो उसमें फिर डिहाइड्रेशन सीवियर होने लगता है, फिर बच्चा सुस्त होने लगता है, और फिर बिल्कुल बेहोशी की तरफ जाता है, पेशाब पड़ कम बंद पड़ जाती है, और नाड़ी हल्की पड़ने लगती है, हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं, फिर बच्चा शॉक में जाके सीरियस हो सकता है। तो डायरिया में जो हम लोग ज़्यादा डरते हैं वो डरते हैं डिहाइड्रेशन से, मतलब शरीर से पानी कम हो जाना, जिससे BP पल्स कम हो जाती है, किडनी फेल होने लगती है। तो उसको जल्दी हमें लक्षण पहचानने हैं और खूब ORS देना है, क्योंकि ज़्यादातर डायरिया हम जो देखेंगे 40 से 50% जो होता है वो वायरल होता है। इसके अलावा कुछ कुछ बैक्टीरियल भी होता है, जैसे E. coli से होता है, पर उसमें भी बिना एंटीबायोटिक्स के अगर आप डिहाइड्रेशन ठीक कर रहे हैं तो बच्चा उसमें ठीक होता है। सिर्फ बहुत कम डायरिया होता है जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स या भारी दवाइयों की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर डायरिया से आप 3 से 5 दिन में रिकवर कर लेते हैं। बस आपने पानी इतना पिलाना है कि पानी की कमी या डिहाइड्रेशन बच्चे में ना हो पाए। और जिसका अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं।
यूजुअली बच्चा हम देखते हैं 3 से 5 दिन में डायरिया से रिकवर करने लगता है, प्रोवाइडेड एक तो आप बच्चे को खाना खिला रहे हो। क्योंकि जैसे आप खाना देते रहते हैं, काफ़ी बार पेरेंट्स को लगता है कि जैसे हम डायरिया हो रहा है, बच्चा खा रहा है तो लैट्रिन कर रहा है, अगर हम खाना ना दें तो बच्चा ठीक हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो और वीक पड़ जाए। और वीक पड़ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बीमारी से लड़ने की ताकत खत्म होती चली जाती है। तो हम कहते हैं अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ का दूध पिलाने दीजिए। हल्का खाना है, दाल चावल सब्जी दही आप देते रहिए उसको, तो बच्चा जल्दी रिकवर करता है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में ORS दीजिए, जिंक दीजिए। तो जिंक भी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और 3 महीने में दोबारा दस्त आने से रोकता है। तो यूजुअली इससे बच्चा रिकवर कर जाता है। और अगर बच्चा रिकवर नहीं कर रहा है तो फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि या तो कोई बच्चे में कभी कभी कोई एलर्जीज होती हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई, इसे हम पर्सिस्टेंट डायरिया कहते हैं, या कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे जियार्डिया, जिनका हमें इलाज करना होता है। तो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा टिक रहे हैं तो इसको हम पर्सिस्टेंट डायरिया बोलते हैं, और इसमें बच्चे के लिए कुपोषण में जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन 4-5 दिन में ठीक होते हैं। अगर नहीं हो रहा है आपका बच्चा तो पर्सिस्टेंट में जा रहा है तो आपको एलर्जी के हिसाब से डाइट चेंज करनी पड़ेगी, या इन्फेक्शन ट्रीट करना पड़ेगा, या कुपोषण से बचने के लिए खाना बढ़ाना पड़ेगा, जिंक कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको। और इसको नहीं करेंगे तो फिर बच्चा पूरा कुपोषण के ट्रैप में लैंड करता है, सीरियस हो सकता है। तो दस्त अगर 2 हफ्ते तक ठीक ना हो तो क्या कारण है? लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सीलिएक डिजीज़ है, कुछ एलर्जीज़ हैं, उसके लिए हमें फिर देखना पड़ता है। तो उसमें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे आपने वाटर इनटेक की बात करी, अगर मैं बच्चों के बारे में बात करूँ तो कम से कम एक दिन में बच्चों को कितना पानी इनटेक करना चाहिए? अभी ये किरण थोड़ा टफ इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि हमारे एज वाइज होता है। हम कहते हैं पहले 10 किलो में लगभग 1 लीटर की पानी की रिक्वायरमेंट, जैसे 5 किलो का बच्चा तो 500 ml, 10 किलो का बच्चा तो 1 लीटर, उसके बाद फिर 20 किलो तक 1.5 लीटर, और उसके बाद हम लोग मानते हैं कि हर बच्चे को लगभग 2.5 लीटर के आसपास पानी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर 2.5 लीटर से ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती। तो 2.5 लीटर, जैसे बच्चा आपका लगभग 10 साल से बड़ा है तो 2.5 लीटर पानी उसके लिए ज़रूरी है, और 10 किलो तक 1 लीटर, उसके बाद लगभग 1.5 लीटर। तो 1 से 1.5 लीटर बच्चे को पानी चाहिए होता है। और ये आप देखिए 2 ग्लास पानी है तो 2 ग्लास दूध है, फिर ORS मिला के इतना लिक्विड बच्चे के पेट में जाना चाहिए। अब जैसे आपने कहा दूध, तो बच्चा अगर रोज़ दूध पी रहा है तो वो बॉडी के लिए हेल्थी है? दूध हम लोग ये कहते हैं कि देखिए माँ का दूध 2 साल तक देना चाहिए। उस दौरान आपको कोई भी ऊपर के दूध की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है दूध, एक्चुअली हमारे इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन जो है हमारी वेजिटेरियन होती है और एगिटेरियन होती है, तो उसमें अच्छा क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम आपको मिल जाता है, तो दूध दिया जा सकता है। पर अगर कोई बच्चा दूध नहीं ले रहा है तो ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छे सोर्स नहीं है प्रोटीन के, कैल्शियम के, जैसे अंडा बच्चा ले रहा हो, पनीर ले रहा हो, या फिर पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन है, दालें ले रहा हो, तो वो भी दी जा सकती हैं। तो दूध ही ज़रूरी है ऐसा नहीं है। पर हाँ, क्योंकि हम लोग बेसिकली वेजिटेरियन हैं तो मीट मटन ज़्यादातर पॉपुलेशन नहीं लेती है, तो उसमें से कम से कम हम चाहते हैं दूध के मात्रा से बच्चे को अच्छा क्वालिटी प्रोटीन मिल जाए। तो आधा लीटर लेकिन दूध पर्याप्त है। अच्छा, जो माँ का दूध भी पी रहा है, गाय का दूध भी पी रहा है, एक्चुअली उसमें फिर क्या होता है, गाय का दूध जैसे देते हैं तो गाय के दूध के साथ बच्चा खाना कम करता है। अच्छा, तो वो, और उसमें फिर आयरन, भूख कम लगती, तो फिर बच्चा खाना कम खाता है। तो जो बच्चा माँ का दूध मिल रहा है उसको एज इट इज़, माँ के दूध और गाय के दूध की तो कोई बराबरी नहीं है। तो उसमें आयरन बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है माँ के दूध का, फिर उसमें बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हम प्रेफर करते हैं कि बच्चा माँ का दूध ले और बाकी दाल चावल रोटी सब्जी फल अंडे खाए। मतलब हम जो खाएं वो बच्चों को खिलाएं। बिल्कुल। और हम बहुत सारा जब ऊपर का दूध देते हैं तो बच्चा खाना कम खाता है, और माँ के दूध के साथ अगर आपने आधा लीटर 2 लीटर 1 लीटर दूध पिला दिया तो वो बच्चा 2 चम्मच भी खाना नहीं खाता, फिर उसकी ग्रोथ सफ़र करती है। तो इसलिए हम लोग 2 साल तक तो हम लोग जानवर का दूध ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हम चाहते हैं माँ का दूध पिए बच्चा और खाना खाए, और उसके बाद फिर जैसे माँ का दूध जब बंद हुआ तो 2 ग्लास दूध बहुत है। अच्छा, उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है? एक्चुअली उसमें देखिए शुरू में क्या होता है, हमको कुछ हैबिट्स डालनी होती हैं, जैसे ये नहीं खाना खा रहा है वो नहीं खाता, हम कहते हैं एक रिस्पॉन्सिव फीडिंग होती है। जब बच्चे को भूख लगी तो आप थोड़ा सा, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेल्फ रेगुलेटेड हो, बहुत ज़िद्दी ना हो, बहुत परेशान करने वाला ना हो, तो जब उसको भूख लगी है तब खाना दीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे भूख लगी है तो बेटा इस समय खाना, उसको भूख नहीं लगी है आप उसको ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं। और जब बच्चे जितना खा रहा है उतना खाने दीजिए, उसके बाद बीच में मत दीजिए, और बीच में टॉफ़ी बिस्किट कुरकुरे चिप्स, बीच में जंक फूड बिल्कुल भी नहीं देना है। और जैसे आपने कोई खाना बनाया है, आपने मान लीजिए आज लौकी की सब्जी बनाई है, तोरई बनाई है, आपको लगता है कि बच्चे को ये नहीं पसंद है, नहीं खा रहा है, तो आप उसकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स बनाएं। आपने अगर उसके लिए लौकी आज बनाई है और बच्चा कह रहा है नहीं मुझे लौकी नहीं, मुझे मैगी चाहिए, तो आपने थोड़ी देर लौकी दी, फिर आपने बच्चे ने नहीं खाई तो आपने अगर उसकी बात मान ली
तो बच्चा हर बार यही करेगा, ज़िद्दी बन जाएगा। तो हम कहते हैं आप उसको मारिए मत, आप उसे बोलिए बेटा आप 2 चम्मच खा लीजिए, 2 चम्मच खाने दीजिए, और उसके बाद उसको आप फ्रूट्स जो भी बच्चा खा रहा है खाने दीजिए, पर उसकी जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है उसको मत कीजिए। अगली बार बोलिए बेटा आप 3 चम्मच खा लीजिए, फिर 4 चम्मच खा लीजिए। और आप कोई भी फूड को अगर 8 बार कहते हैं कि आप ऐसे ही 1-1, 2-2, 3-3 चम्मच करके बढ़ाते जाएं, बच्चा वो फूड एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोवाइडेड आपने उसकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं मानी। आज आपने लौकी के बदले अगर मैगी खिला दिया तो बच्चा हर बार यही करेगा। तो आपने उसकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं माननी है, आपने कहनी है बेटे आज तो खाना यही बना है, आपको नहीं खाना है तो आप आधी रोटी खाइए, आप लेकिन 2 चम्मच खा लो। बिल्कुल। आज आप 3/4 रोटी खा लो, 3 चम्मच खा लो। आज आप 1 रोटी खा लो, 4 चम्मच खा लो। आप थोड़ा थोड़ा करके उसको बिना मारे, लेकिन एक रूल्स आपने बनाए हैं कि इसके बदले आपको कुछ और नहीं मिलने वाला है। तो बच्चा धीरे धीरे मानता है और हर सब्जी खाता है, और अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं। तो उसकी कैसे उसको मैनेज करना है बिना हाथ उठाए, लेकिन रूल्स आपने बनाए हैं कि वो प्यार से खाना खा भी ले और एक हैबिट बन जाए उसकी। कि आप हर बार उसकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स मानेंगे, उसको पता है मैंने लौकी नहीं खाई तो मुझे मैगी मिलना है। फिर वो कुछ भी नहीं खाएगा। तो फसी ईटर्स को आपको मैनेज करते आना चाहिए। वहाँ आपको सेल्फ रेगुलेटेड होना है, कूलली मैनेज करना है, बिना हाथ हटाए, बिना अपना टेम्पर लूज किए। एज अ डॉक्टर आपके पास जैसे रोज़ पेशेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की क्या कंप्लेन रहती है और क्या डिजीजेज जो हैं? जैसे अभी मॉनसून शुरू होने वाला है, बच्चों में बीमारियां काफ़ी बढ़ जाएंगी। सीज़न के हिसाब से होता है। ज़्यादातर बच्चों में हम देखते हैं वायरल ज़्यादा होता है, जैसे ठंडा गर्म खाते हैं बच्चे तो बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द। फिर इस मौसम में थोड़े फोड़े फुंसी आने लगते हैं। और आजकल हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में डायरिया, मैंने बताया डायरिया बहुत आता है, हेपेटाइटिस खूब आने लगता है। और अब इसके बाद वही जैसे, और यूजुअली जैसे खाना नहीं खाता जो आप बता रहे हैं, ग्रोथ की प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम्स कि मेरा बच्चा चूजी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। और काफ़ी बार पेरेंट्स इसके लिए डॉक्टर के पास लाना भी उनको लगता है कि ये तो बीमारी नहीं है, पर इसकी वजह से ग्रोथ सफ़र करती है, बच्चे की हाइट वेट नहीं बढ़ती। हाँ, उनको लगता नहीं है कि इसको हम कोई भी हमें इसके बारे में सुझाव दे पाएगा। तो काफ़ी बार पेरेंट्स इसकी वजह से अवॉइड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चा 5 साल का है पर वेट इतना कम है, हाइट इतनी कम है, तो काफ़ी टाइम उसमें निकल जाता है। तो जैसे टाइम पर बताएं तो काफ़ी बार काउंसलिंग से बहुत सारी चीज़ें। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए इससे पहले, जैसे कि हम पहले से प्रिकॉशंस ले तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले ये है जो हम कहते हैं डाइट। आपकी डाइट जैसे 6 महीने तक हम कहते हैं सिर्फ माँ का दूध दीजिए। 4 से 6 महीने से आप बच्चे का आयरन और विटामिन डी दीजिए। और टीकाकरण, हम कहते हैं टाइम टू टाइम टीकाकरण कराइए, क्योंकि हमारे पास जो है आज कभी मतलब इवन हमारे गवर्नमेंट स्केड्यूल में इतना बढ़िया टीकाकरण स्ट्रैटेजी मतलब पॉलिसी है हमारे देश की कि हमारे इसमें पोलियो, टीबी और इसके निमोनिया के लिए, दिमागी बुखार के लिए, डायरिया के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन भी है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस की वैक्सीन है, अभी बीच में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस की थी, टेटनस, डिप्थीरिया, इतना बढ़िया इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। तो इतना अगर आप टीकाकरण टाइम टू टाइम करा रहे हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इनफैक्ट कुछ वैक्सीन अभी हमारे इसमें नहीं है, हो सकता है बाद में आए, जैसे हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है, टाइफॉइड के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट स्केड्यूल में नहीं है पर हमारे वहाँ अवेलेबल हैं। तो जो पेरेंट्स अफोर्डिंग हो पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब क्या हेपेटाइटिस ए और टाइफॉइड के लिए है, तो वो भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो टीकाकरण है। तीसरा, बैलेंस डाइट दें आप बच्चे को। जैसे हमने बताया, जैसे आप कह रहे हैं ना, सुबह भी खिचड़ी खिलाई, दिन में भी खिचड़ी खिलाई, शाम को भी। कोई आपको हर बार एक ही चीज़ देगा तो आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, बोर हो जाएंगे और नहीं खाएंगे। तो जैसे बच्चे के लिए मैंने दलिया बनाया 3 बार फिर भी नहीं खा रहा है, तो बच्चे को अपना थोड़ा खाना अट्रैक्टिव बनाना है। और खाने में हम कहते हैं ना, फल भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, दालें, नट्स होने चाहिए, थोड़े से आपके जैसे शकरकंद है, आलू, गाजर, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए। अंडा एक अपने आप में एक आइटम है, डेली एक अंडा दें बच्चे को। और दूध दही वाला एक आइटम ये वाला होना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज भी दीजिए, वो भी अच्छा है। तो बच्चे को जब आप बैलेंस डाइट देंगे तो काफ़ी हद तक आपका बच्चा ठीक रहेगा। और कुछ कुछ जैसे हम कहते हैं ना, आयरन, हर आजकल अनीमिया मुक्त भारत पोषण अभियान के तहत हर बच्चे को हफ्ते में 2 दिन आयरन देते हैं। तो उसमें छोटे बच्चों के लिए आयरन के ड्रॉप्स हैं, फिर आयरन के टैबलेट्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लिए आयरन दें। साल में 2 बार डीवर्मिंग टैबलेट्स देते हैं, तो वो डीवर्मिंग करवाएं। तो खाना भरपूर दें बच्चे को और खूब सारा प्यार और अफेक्शन दें। और थोड़ा सा देखें बच्चा स्क्रीन से क्या खा रहा है। कहीं कहीं पर आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है। आप बच्चे के मित्र नहीं हैं, आप माता पिता हैं, ये याद रखना है। हर जिद पूरी करनी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल तो बच्चे बिना फ़ोन के खाना भी नहीं खाते। एक्चुअली तो काफ़ी बार पेरेंट्स को लगता है कि देखिए बच्चे ने मांगा, हमने दे दिया, तो हर चीज़ देनी ज़रूरी है ऐसा नहीं है। काफ़ी बार आपको हमें बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है कि हमारे बच्चे के लिए स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं है, तो
तो स्क्रीन नहीं देनी है। तो यू हैव टू ड्रॉ लाइन। कहीं भी आपको थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए बुरा बनना, उसके भविष्य के लिए ठीक है, तो आपको कहीं पर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं, आपको कहीं पर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना है। ये हमें जंक फूड बच्चा ज़िद कर रहा है, तो अगर उसने ज़िद किया, आपने अब उसको खाने से ठीक पहले एक पैकेट चिप्स खिला दिया, तो खाना कभी नहीं खाएगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं देनी है, तो नहीं देनी है। तो क्या देना है क्या नहीं देना है, एज अ पेरेंट आप दोस्त नहीं हैं उसके, आप पेरेंट्स हैं, तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है। उसमें थोड़ा हमको भी डिसिप्लिन होना है, लेकिन अपना टेम्पर लूज़ करके, हाथ उठा के नहीं, इस तरीके से कि बच्चा आपको देखे उसकी मतलब मम्मी पापा ने कहा ठीक है बेटे आई एम सॉरी, मैं आपको ये नहीं दे सकती, ये हमारे घर में अलाउड नहीं है। पर उसको पता है कि ठीक है बेटे इसमें कोई वो नहीं है, नेगोशिएटिंग पॉइंट्स नहीं है, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जब उसको पता है कि मम्मी फर्म है लेकिन हाथ नहीं उठा रही है, गुस्सा नहीं कर रही है, तो उनको पता है कि नहीं तो नहीं, तो ये आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो यूजुअली बच्चे ठीक रहते हैं। और जहाँ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स में आ गए फिर बच्चा चालाक होता है। जैसे किसी बच्चे का जैसे टीका छूट जाता है, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए टीका छूट जाता है तो जिस दिन आपको याद आए आप लगवा लें। यूजुअली हम लोग टीकाकरण दोबारा प्रारंभ नहीं करना पड़ता है और आगे उसको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो टीकाकरण जिस दिन आपको याद आए आप जाके कंप्लीट कराइए। कोई उसमें यूजुअली मतलब छूट गया तो ठीक बात तो नहीं है, लेकिन आप उसको आगे जाके कंप्लीट कराइए। इसमें ऐसा नहीं है कि छूट गया तो नए सिरे से कराना पड़ेगा। तो फिर वो सोचते हैं शुरू से करना पड़ेगा, इसलिए करवाते ही नहीं है। इसलिए हमने देखा 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगाया है। तो जिस उनको लगता है डांटेंगे, पर ऐसा नहीं है, आपने जानबूझ के किया हो, ऐसा नहीं है। तो जिस दिन याद आए आप जाएं और वहीं से आपका टीकाकरण आगे चलेगा। तो टीकाकरण तो जिस दिन याद आए, गलती हो भी गई हो तो जाके कराना चाहिए। तो हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें कोशिश कीजिएगा एक शब्द में आंसर देने का। एक आदत जो बच्चों की सेहत खराब कर रही है आजकल। स्क्रीन टाइम। ओके। एंटीबायोटिक को लेकर सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यही हर बीमारी का इलाज है। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़। न्यूट्रिशन। बुखार में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। पानी नहीं देते हैं बच्चों को, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते। बच्चों को रोज़ कितने घंटों की नींद ज़रूरी है? 7 घंटा कम से कम। ओके। मोबाइल देने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? कोई भी उम्र ज़्यादा सही नहीं है, पर 2 साल से छोटे बच्चे, बड़े बच्चे को ही आधे घंटा मिनिमम। ओके। आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो बच्चे को अपना दोस्त मानते हैं, पेरेंट नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हर चीज़ उनकी पूरी करना चाहते हैं, और काफ़ी बार हम ये भूल जाते हैं कि हमें कुछ चीज़ें उनके लिए जो गलत हैं वो मना करनी है। एक शब्द में हेल्थी चाइल्ड की पहचान। हैप्पी चाइल्ड। हैप्पी चाइल्ड, हेल्दी चाइल्ड। एक ऐसा मिथ जो आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। विद परहेज, झाड़ फूक। आज भी मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इसमें फंसे हुए हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद। कि हमारे इसमें इनफैक्ट मैं देखती हूँ पहाड़ों में एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। छोटे छोटे पहाड़ों में भी आप देखिए फीमेल्स तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं हमारे वहाँ, फिर भी इतना ज़्यादा अंधविश्वास है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब झाड़ फूक में विश्वास थोड़ा सा गलत है। कभी कभी बच्चों का प्यार भी उस तरफ लेके चला जाता है। एक्चुअली प्यार तो माँ बाप करते ही हैं अपने बच्चों को, वो जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं उनकी इच्छा या उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, तो वो बात हमें समझ में आती है। पर उसकी वजह से जो टाइम निकल जाता है या फिर कुछ बच्चे जो सीरियस होते हैं उसमें फिर मलाल रह जाता है। क्योंकि कभी कभी तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप वहाँ से डाइवर्ट हो जा रहे हैं कहीं और किसी और में झाड़ फूक कर रहे हैं, विभूति लगाने में लगे हैं, उसमें फिर इतना टाइम निकल जाता है कि वो बचाने वाला जो टाइम होता है वो निकल जाता है काफ़ी बार। एक आदत जो बच्चों को भविष्य में बीमार बना सकती है, लेकिन माता पिता उसको नॉर्मल समझ के अवॉइड करते हैं। डिजिटल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन। बिल्कुल, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उनको लगता है हमारा बच्चा इसी में पढ़ाई कर रहा है, व्हाट्सएप से होमवर्क आ रहा है, मेरा बच्चा इसी को देख के सीख रहा है। पर बच्चा कब यूट्यूब देख रहा है, कब क्या कर रहा है, आप सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत भ्रामक है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जैसे जो लोग पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं बच्चों पे, मतलब ध्यान तो देते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन कोई जैसे बीमारी होती है तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए माँ बाप, मैंने देखा कि बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता, तो उसमें और वो जो भी चीज़ें करते हैं काफ़ी बार वो ज़्यादा प्यार में या काफ़ी बार इग्नोरेंस के कारण करते हैं। तो मुझे लगता है एक तो अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, खाना पीना दीजिए, और इसमें सलाह मांगने में हेजिटेट ना करें। तो आपके पास कभी कभी पूरी नॉलेज नहीं होती, तो इसमें आप फ्रैंकली आप पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से।
तो न्यूट्रिशन, दूसरा टीकाकरण टाइम पर कराएं, और बीच में एक हमारे वहाँ यूजुअली हेल्दी स्वस्थ होने पे हम चेकअप नहीं कराते। बच्चे की हाइट वेट ज़्यादा या कम तो नहीं है, दोनों भी खतरनाक है आजकल, तो बीच बीच में जाके कम से कम 3 महीने में जाके 4 महीने में जाके अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आँखें कान एनीमिया तो नहीं हो रहा है, हाइट वेट ठीक है कि नहीं है, ताकि चीज़ें जल्दी पकड़ में आएँ और जल्दी उनका निदान हो सके। कि बच्चों को प्यार के साथ साथ समय की भी ज़रूरत है, थोड़ा समय निकाल के उन्हें चेकअप के लिए ज़रूर ले जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू किरण। तो ये था हमारा आज का खास पॉडकास्ट। आपने इसमें हेल्दी टिप्स सुने होंगे कि बच्चों को कब कौन सी बीमारी होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। वो इजीली आपको नहीं बता पाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रहा है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अवेयर रहें, और ऐसी हेल्दी टिप्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।